और दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केसरे हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल जो था उसने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्या है, आपकी तितली का नाम याद रखिएगा, केसर हिंद तितली। देखिए, पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ी और चमकीले रंग की केसरे हिंद तितली को राज्य तितली के तौर पर मंजूरी दी है। केसरे हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत का सम्राट। 90 से 120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम, मणिपुर के जंगली इलाकों में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेपाल, लाओस, भूटान, म्यांमार और दक्षिण चीन में यह तितली पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये तितली कहाँ कहाँ पाई जाती है। ओके, कई बार सिर्फ एरिया पूछ लिया जाता है कि केसर हिंद नामक तितली कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा पूर्वीय हिमालयी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करवाया गया, इसका संबंध है किससे? तो राइट आंसर होगा स्कूली छात्रों से है। ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या है? एक टेस्ट होता है 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों के 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 36 करोड़ विद्यार्थियों का आंकलन किया गया। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, शिक्षा राज्य सूची का विषय। पहले ये क्या होता था? शिक्षा किसका विषय? समवर्ती सूची का। पहले ये राज्य सूची का विषय होता था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही आप एक और याद रखिएगा, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन सन 2000। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें 21A जो एक आर्टिकल जोड़ा गया और उसमें शिक्षा को, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया। इसके साथ ही जो DPSP हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि, और क्या होगा कि छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसके साथ ही जो हमारी क्या थी, 10 ड्यूटीज थी, हमारी 10 मूल कर्तव्य थे। इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या बना? माता पिता का मूल कर्तव्य होगा कि वे बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक अकेला ऐसा अधिकार है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो आपको मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में और DPSP तीनों में ही मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में होने वाले सिट मैक्स नौसेना अभ्यास के तीसरे संस्करण में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सिटमैक्स, मतलब सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। सिटमैक्स क्या होगा? नौसेना अभ्यास इन तीनों के देशों के द्वारा किया जाएगा। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। भारतीय नौसेना का पोत INS कारमुक भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स के तीसरे संस्करण में भाग ले रहे हैं। पहली चीज आपको याद रखना है कि सिटमैक्स में कौन कौन है, तो सिंगापुर है, इंडिया है और थाईलैंड है। ओके, दूसरी चीज, ये सिटमैक्स का कौन सा संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। कौन सा है? तीसरा। कब से शुरू हुआ ये? तो ये 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है और ये इसका तीसरा संस्करण है। कोविड-19 की वजह से कुछ सीमित क्षेत्र में ही इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, कहाँ होगा ये? तो ये अंडमान सागर में होगा। ओके, इस अभ्यास के 2001 के संस्करण की 2001 नहीं 2019 होगा कि संस्करण की मेजबानी अंडमान सागर
में रॉयल थाई नेवी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, 2021 में जो होगा ये कहाँ होगा? अंडमान सागर में होगा। कौन करेगा इसको? होस्ट कंट्री कौन होगी? कौन सी कंट्री आयोजित करेगी? तो याद रखिएगा रॉयल थाई नौसेना इसे आयोजित करेगी। भारतीय नौसेना INS RSN सिंगापुर गणराज्य नौसेना RTN रॉयल थाई नौसेना के बीच आपसी इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ओके, कारमुक स्वदेश निर्मित एक मिसाइल कार्वेट है। ठीक है, याद रखिएगा मिसाइल कार्वेट है। तो ये इतने पॉइंट आप सेटमैक्स युद्धाभ्यास से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूरोप के देशों पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाओं पर अवैध प्रवासियों की घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा पर लगाई गई आर्मी के बाद रूस और बेलारूस के पैराट्रूपर्स ने इनकी सीमाओं के समक्ष, किनकी सीमाओं के समक्ष? पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाओं के समक्ष संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया। इनकी सीमाएं किस सागर से लगती हैं? मतलब पोलैंड, लिथुआनिया, रूस, बेलारूस, इनकी सीमाएं किस सागर से लगती हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, बाल्टिक सागर से। ये आप न्यूज कटआउट देख रहे हैं, बेलारूस रशिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन पोलिश बॉर्डर, मतलब पुर्तगाल की पोलैंड की बॉर्डर के आसपास। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ आप नजर दौड़ाइए, ये क्या है? हमारा बाल्टिक सी है। ओके, इससे जो सीमा लग रही है उन देशों को देखिए। यहाँ से है स्वीडन, ऊपर से देखते हैं हम, फिर है यहाँ पर फिनलैंड, ये है रशिया जो गल्फ ऑफ फिनलैंड में यहाँ से सीमा लग रही है, किससे? बाल्टिक सी से। गल्फ ऑफ रीगा, यहाँ पर आप देखेंगे एस्टोनिया, लातविया, फिर ये लिथुआनिया, और यहाँ पर आप देखिए ये कौन है? बेलारूस, यहाँ बेलारूस, और ये है यहाँ पर पोलैंड। ओके, तो ये जो रूस है, रूस और पोलैंड है, इन दोनों ने कहाँ पर? इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या करा है इन्होंने? यहाँ पर की है इन्होंने एक्सरसाइज। ये है पोलैंड की सीमा, और इस वजह से तनाव बढ़ गया है। यहाँ पोलैंड और लिथुआनिया की ये वाली सीमा है, यहाँ पर रूस से और बेलारूस से क्या आ रहे हैं? बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं, और ये अवैध घुसपैठ करना चाहते हैं लिथुआनिया में और पोलैंड में। और इसी को रोकने के लिए यहाँ के देशों की सरकार के द्वारा क्या लगाई गई है? तो लगाई गई है आर्मी। बेलारूस और रूस के पैराट्रूपर्स ने पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाओं के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यहाँ पर कहाँ किया है? बाल्टिक सागर में किया। तो देख लेते हैं बाल्टिक सागर को। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। हाँ, तो ये है। यह दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक फैला हुआ है। यह स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीप से अलग करता है। जो यूरोपीय महाद्वीप है उससे अलग करता है कौन? बाल्टिक सागर। रूस, एस्टोनिया, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी बाल्टिक सागर की सीमा से सटे हुए देश हैं। देखिए, अब आपसे क्या होगा, ये नहीं पूछा जाएगा कई बार कि रूस और बेलारूस ने कहाँ पर अपना नौसैन्य अभ्यास किया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। इसीलिए मैप के थ्रू आपको बताया गया है, तो आप मैप को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कामाओ ओलेवा क्या है? कामो ओलेवा क्या है? तो ये क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह। क्या? कामो ओलेवा। ओके, याद रखिएगा, कामो ओलेवा के नमूने एकत्र करने का एक मिशन लॉन्च किया गया था। कब? 2005 में। ओके, मतलब इसकी जब मालूम पड़ा कि कोई ऐसा कामो ओलेवा कोई एक उपग्रह है, तो उसके नमूने एकत्र करने के लिए 2005 में एक मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रमा से निकलने वाली जो रोशनी होती है जिसे कहा जाता है फ्रेगमेंट, है ना, फ्रेगमेंट ऑफ द मून, इसे इंग्लिश में फ्रेगमेंट कहते हैं, और हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो रोशनी जो है, ठीक है, उससे बना हुआ एक क्या है? एस्टेरॉइड, मतलब एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, जिसे कब देखा गया था इसे? तो इसे देखा गया था कामो ओलेवा को। कब? 2016 में। 2005 में इसके लिए मिशन भेजा गया। चंद्रमा की फ्रेगमेंट या रोशनी से जो निकलने वाले छोटे छोटे कण हैं उनसे बना हुआ ये एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, जिसकी खोज कब हुई थी? 2016 में इसकी खोज की गई थी।
ये आप मैप में देख लेंगे। यहाँ पर ये है आपका वो छोटा सा कामो ओलेवा एस्टेरॉयड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर है, ये मून के आसपास ही है। हाल ही में कामो ओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह चर्चा में है। अर्ध उपग्रह या आप इसे एस्टेरॉयड भी बोल सकते हैं। कामो ओलेवा स्पेस रॉक, क्या है ये? स्पेस की एक रॉक है। अभी हमने देखा पीछे चित्र में, ये एक रॉक टाइप का आपको दिखता है, ठीक है, ये रहा। तो ये जो रॉक है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समीप परिक्रमा करता है, जो चंद्रमा का एक टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। क्लियर नहीं है अभी, चंद्रमा से आने वाली रोशनी से ये बना है, चंद्रमा से आने वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं उससे बना है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। वर्ष 2016 में से हवाई द्वीप में पैन स्टार्स टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया था। इस टेलीस्कोप का नाम याद रखिएगा। कामो ओलेवा शब्द का अर्थ होता है हवाईयन मंत्र, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ? हवाईयन मंत्र का ये हिस्सा है। इस हवाईयन मंत्र का हिस्सा है जिसका अर्थ क्या होता है? एक संतान, ऑफ स्प्रिंग, जो अपनी यात्रा खुद करती है। यह पृथ्वी के अर्ध उपग्रहों में से एक है। इसके छोटे आकार लगभग 50 मीटर के चलते इस अर्ध उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है और इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाई है। तो इसे आप याद रखेंगे, कामो ओलेवा, ठीक है। किसके आसपास है ये? तो ये सूर्य के आसपास है। हाल ही में चर्चा में रहा कोरोना वायरस के चलते लगभग 20 महीनों से बंद किस धार्मिक स्थल को फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है? ये राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, जो हमारे गुरु नानक है, इनके प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब को खोलने की केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। हमारे जो गृह मंत्री हैं, कौन है गृह मंत्री? अमित शाह हैं, ओके। अमित शाह, इनके पास याद रखिएगा 2 मिनिस्ट्री हैं, होम मिनिस्टर हैं ये हमारे, और जो हमारा नया 2021 में नई मिनिस्ट्री बनी है, कौन सी? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री या सहकारिता मंत्रालय, तो ये उसके भी मंत्री हैं, ओके। अभी एसएससी जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया है कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है हमारे, तो कौन है? अमित शाह हैं। तो याद रखिएगा आप ये पॉइंट, क्लियर है। तो अमित शाह के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। देख लेते हैं। लगभग 20 महीने की अवधि के बाद श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर फिर से खोला जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार पहले सिख गुरु नानक देव जी 1920-22 में करतारपुर पहुंचे थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए थे। करतारपुर में ही उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी, ओके। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के गुरदासपुर जिले पंजाब में डेरा बाबा नामक से जोड़ता है। देखिए करतारपुर साहिब कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारे से भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। 2019 में इस कॉरिडोर का उद्घाटन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर किया गया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है, तो ये सही ऑप्शन है। बी है नेशनल हाईवे 731 से शुरू होता है, तो ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है जिसे भविष्य में 8 लेन किया जाएगा, तो ये भी सही है। यहाँ आपको चुनना था गलत, तो डी होगा हमारा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवाल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। यह लखनऊ सुल्तानपुर NH 731 पर स्थित 14 सराय गांव लखनऊ से शुरू होता है। यह उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर स्थित है और दरिया गांव पर समाप्त होता है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है, भविष्य में 8 लेन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 को आजमगढ़ यूपी से में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और ये 39 महीनों में बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। 14 जुलाई 2018 को नींव रखी गई थी, 16 नवंबर 2021 को बनकर ये तैयार हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भाषा की लेखिका थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी,
हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी मन्नू भंडारी। हाल ही में हिंदी भाषा की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मन्नू भंडारी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी यही सच है पर 1974 में हिंदी फिल्म बन चुकी जिसका नाम था रजनीगंधा। तो मन्नू भंडारी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो हिंदी भाषा की हैं और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ओके, छाप लीजिएगा अपने दिमाग में, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्र रक्षा या राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर से लेके 19 नवंबर 2021 तक 3 दिवसीय इसका आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा पर्व का। और इसका उद्देश्य क्या है? जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी 193वीं जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में। कब है इनका जन्मदिन? 19 नवंबर को मनाया जाता है। और ये कौन सा होगा 19 नवंबर को? 93वां जन्मोत्सव होगा इनका। और इसी को याद रखने के लिए राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के तौर रूप में 17 नवंबर 2021 से झांसी यूपी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी किले के प्रांगण में आयोजित इस भव्य समारोह में कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ओके, और वैसे भी आप देखिए अब जो यूपी है ये अभी क्या रहेगा कुछ समय तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। तो अभी आपको यूपी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 16 नवंबर 2021 को निम्न में से किस दिवस को पहली बार मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ऑडिट डे, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? लेखांकन दिवस। लेखांकन दिवस। ओके, याद रखिएगा, आपसे हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है, ऑडिट डे या लेखांकन दिवस। ठीक है, यहाँ पर आप कटआउट देख सकते हैं, पीएम मोदी एड्रेस्ड द फर्स्ट ऑडिट डे एट द सीएजी हेडक्वार्टर। कहाँ पर है सीएजी का हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है। तो इसी को देखते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को दिल्ली में स्थित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय परिसर में पहले ऑडिट डे के अवसर पर कार्यालय को संबोधित किया। इसी अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज कि भाई पहला ऑडिट डे तो हमने मना लिया 16 नवंबर को, फिर सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो प्रतिमा है हाल ही में कहाँ अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा सीएजी कार्यालय परिसर दिल्ली में अनावरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ऑडिट दिवस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऐतिहासिक स्थापना और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है। मतलब मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाया गया? तो जो सीएजी था इसकी जो प्रशासन में भूमिका रही उसको उल्लेखनीय बनाने के लिए 16 नवंबर को पहला ऑडिट डे मनाया गया। 1860, ये 60 है भाई, 7 नहीं है ना, याद रखिएगा 1860। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रम्ड को पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। संविधान के आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया गया है? 148 में दिया गया है कि भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। आर्टिकल 149 में क्या दिया गया है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य दिए गए हैं, मतलब सीएजी के। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किन के निदेशकों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल विस्तार पर एक अधिसूचना जारी की गई है? मतलब इनका कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ाया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। कौन कौन? रक्षा सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक प्लस गृह सचिव और रॉ के सचिव। इनका जो रॉ के निदेशक हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल क्या हो रहा है? 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा रहा है। कल ही हमने देखा था सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं, ओके, सुबोध कुमार जायसवाल और अरविंद कुमार, है ना, इनका कार्यकाल क्या होगा? जो रहेगा इनका जो कार्यकाल होगा उसमें, नहीं मैं अरविंद कुमार गलत बोल रही हूँ, ईडी के कौन है? संजय कुमार मिश्रा है ना, क्या है? संजय कुमार मिश्रा,
संजय कुमार मिश्रा और सुबोध कुमार जायसवाल। जो इनका कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता था अभी तक, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, एक अध्यादेश जारी करवाया गया राष्ट्रपति के द्वारा और अब इनके कार्यकाल जो है वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी और रॉ के निदेशकों के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशकों और रॉ के सचिव के कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष के लिए विस्तार के लिए अधिसूचना जारी की। तो यहाँ हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में देखेंगे। यह भारत की एक प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है। इसी तरीके से रॉ भी हमारी क्या है, एक खुफिया एजेंसी है। यह आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। रॉ भी गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा अरविंद कुमार हैं। और रक्षा सचिव कौन है, तो हमारे रक्षा सचिव और गृह सचिव में छोटा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। रक्षा सचिव जो हमारे, तो ये हैं आपके अजय कुमार। कौन है रक्षा सचिव, अजय कुमार। और जो हमारे गृह सचिव का नाम भी अजय कुमार है, लेकिन इनका सरनेम याद रखिएगा, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है, हमारे गृह सचिव है। और अगर हम बात करें रक्षा सचिव की, तो रक्षा सचिव सिर्फ अजय कुमार है। ओके। आईबी के प्रमुख कौन है, निदेशक कौन है, आईबी के हम देख चुके हैं, तो अरविंद कुमार है। और रॉ के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, तो ये हैं सामंत कुमार गोयल। कौन है, सामंत कुमार गोयल। क्लियर है। मैंने आपको चारों पोस्ट बता दिए, इन्हें याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा पहले समलैंगिक जज बनाए जाने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है उसने पहली बार सीनियर एडवोकेट, कौन थे सीनियर एडवोकेट, सौरभ कृपाल को। ये एक समलैंगिक है। समलैंगिक आपको पता होगा, यहाँ पर समलैंगिक मतलब मेल मेल जो होते हैं वो जो मतलब जिनके फिजिकल रिलेशन मेल के साथ होते हैं, या फीमेल प्लस फीमेल। ओके, अपोजिट जेंडर नहीं होता है। तो ये समलैंगिक हैं एडवोकेट सौरभ कृपाल, और इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। और ये भारतीय न्यायिक इतिहास की एक बहुत ही बड़ी मतलब बात होगी कि कोई समलैंगिक जज बनाया जाएगा। और इतिहास मतलब इसको अगर न्याय की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो LGBTQ ग्रुप है, जो समलैंगिक कानूनों के लिए, समलैंगिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, वहां पर भी एक सीधा संदेश जाएगा न्यायपालिका की ओर से कि इन्हें समाज को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ओके, तो कहां पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये जज बनकर आएंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है। चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है, तो राइट आंसर होगा ये रिपोर्ट आई है भाई। पहले तो ये ध्यान रखो, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है, मैकिनले ग्लोबल इंस्टीट्यूट। अब मैकिनले ग्लोबल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है ये आपका इंस्टीट्यूट। ओके, इसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2021। और इसमें चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान के लिए किसे पीछे छोड़ा है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन आ गया है पहले स्थान पर। यहाँ पर आप ये देख लेंगे कि चाइना ओवरटेक यूएसए एज अ वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन। ठीक है, GDP ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ आप टॉप पर चाइना देखेंगे, फिर यूएसए देखेंगे, फिर जर्मनी, फ्रांस, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको। अब आप इसमें इंडिया ढूंढ रहे होंगे, तो भाई इन्होंने इंडिया के बारे में कोई डाटा जारी ऐसा नहीं किया है, इंडिया को लिस्ट में ही शामिल नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, वर्ल्ड वेल्थ जो रिपोर्ट है उसमें टॉप पर रहा है चाइना, फिर है सेकंड पर USA, थर्ड पर है जर्मनी, और फोर्थ पर है फ्रांस, और फिफ्थ पर है UK। ओके, तो इन कंट्रीज को आप याद रखेंगे। जो चाइना है इसके GDP में वृद्धि जो देखी गई है, ठीक है, जो न्यू वर्ल्ड इसमें चाइना टॉप पर आया है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में, तो इसका कारण मैकिनले ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है भाई कि जो चाइना की GDP है इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि 2 क्षेत्रों में हुई है। पहला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि हुई है, और चाइना ने अलग अलग देशों में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया है ना, अलग अलग कंट्रीज में जाकर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए चाइना की GDP में वृद्धि हुई। और चाइना की जो GDP है इसमें $5.14 ट्रिलियन कमाए गए हैं, है ना, इसमें कब, 2 दशकों में, मतलब 2 दशक 20 वर्षों में। तो चाइना USA को पीछे छोड़ते हुए आगे आ गया है।
इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दुनिया के 60% अमीर व्यक्ति हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। 60% बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये 60% जो अमीर हैं, जो अरबपति हैं, वो चाइना में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली चाइना की दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति भी होगी। क्लियर है। और ये इसका 25वां एडिशन था, तो ये भी आप याद रखेंगे। किसका? वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2021 का। नेशनल प्रेस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 16 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे। ओके, नेशनल प्रेस डे की थीम क्या रही? तो इसकी थीम आप याद रखेंगे, हु इज नॉट अफेयर्ड ऑफ मीडिया। हु इज नॉट अफेयर्ड मीडिया, मतलब हिंदी में से कहेंगे कि मीडिया से कौन नहीं डरता है। भाई सब डरते हैं मीडिया से, है ना। इसकी थीम है, याद रखिएगा, हु इज नॉट अफेयर्ड मीडिया। कौन सा? नेशनल प्रेस डे। ठीक है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोला जाता है। पहला स्तंभ क्या होती है? तो ये होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आप बोल सकते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी विधायिका, है ना। ये तीन क्या होते हैं? मेन पिलर होते हैं। चौथा पिलर लोकतंत्र को माना जाता है। किसमें? लोकतंत्र में मीडिया को चौथा पिलर के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। किस आर्टिकल में रखा गया है मीडिया को? तो आर्टिकल 19 के तहत मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 16 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं ये दिवस? देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को, क्योंकि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 16 नवंबर 1966 को की गई थी। प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की होती है। मतलब भाई आपके जो प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, जो गवर्नमेंट न्यूज चैनल है, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या अपनी न्यूज चला रहे हैं, फेक न्यूज है या रिलायबल नहीं है या बायस्ड है, इस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन कोई भी बुक छप रही है, कोई मैगजीन छप रही है, तो उस पर प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की होती है। इसकी थीम मैंने आपको बता दी है, हु इज नॉट अफेयर्ड ऑफ मीडिया। और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहनशील दिवस। ठीक है। टॉलरेंस करने की क्षमता है कि भाई मेरे जो भी कोई विचार हैं उससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके असहमत होने के कारण मैं अपने विचारों को ही प्रकट ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को। कौन मनाता है ये? तो ये मनाता है आपका यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर यूनेस्को द्वारा 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहनशील दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और ये मनाया जा रहा है। अब आप अपने को इतना अंदर डीप में नहीं जाना कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस का? तो उद्देश्य है शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डेली पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण वन लाइनर। चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा किसे? अहमदाबाद को। पुस्तक हु पेंटेड माई लस्ट रेड बुक किसने लिखी है? श्री अय्यर ने लिखी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा नैरोबी, केन्या में। अमेज़न के CEO कौन है? एंडी जेसी हैं। 30वें बिहार पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? मोहन कृष्ण बोहरा को किया गया है। अट्टुकल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बनी है? तो रेखा मेनन बनी है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। देश का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2020 और 21 में इसकी एक ही थीम रही है। क्या है? आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल किसकी थीम है? विश्व कैंसर दिवस की। नेक्स्ट देखते हैं पहला पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 2021 में ही बनाया गया है। पहला किसकी जयंती के रूप में मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनकी जयंती को 23 जनवरी 2021 को पहले पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है।
वर्ल्ड वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ओके। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। बीपीसीएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया किसे? अरुण कुमार सिंह को। केरल की राजनीति में आयरन लेडी किसे कहा जाता है? KR गौरी को। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या इसे ही हम कहेंगे बेड बैंक के पहले CEO कौन बने हैं? तो पद्म कुमार नायक बने हैं। ऑनलाइन ये है बाढ़, ये बाढ़ होगा ना, बाढ़ आती है भाई पानी की, वो बाड़ू लिखा गया। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये असम ही है। देश की पहली म्यूकस माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है, शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया गया है? तो इसरो ने बनाया था ये। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेमिटेंस, ओके, क्या कहेंगे? रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना? भारत। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और वहां से पैसा कमाकर अपने देश में अपने परिवार के लोगों तक वो पैसा भेजते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है? रेमिटेंस कहा जाता है। और वर्ष 2020 में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश बना है हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, गो एयर एयरलाइंस के द्वारा अपना नाम क्या रखा गया है? गो फर्स्ट रखा गया। और आपको याद होगा अभी श्रीनगर से सऊदी अरब के शारजाह के लिए पहली उड़ान प्रारंभ हुई थी, तो गो फर्स्ट एयरलाइंस के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी ये, जिसे पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। आया कुछ याद आप लोगों को? चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सूरीनाम में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? S बालचंद्रन बने हैं। भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मतलब यहाँ पर वायु प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है हमारे देश के विभिन्न शहरों में, उसमें वायु जो मानव स्वास्थ्य के लिए वो कौन से 2 बड़ी चीजें, वैसे तो 8 है ना, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें 2 कौन से हैं? तो 2 हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल, ये 2 बड़े हैं, ये हमें याद रखना है। सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना की गई थी संतानम समिति 1962-64 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति, जो कब बनी थी? 1962-64 में बनी थी। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को कितना बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। अगला है, भुगतान संतुलन के घटक में शामिल किया जाता है, ठीक है, तो ये है चालू खाता और पूंजी खाता। भूल चूक को ही क्या बोलते हैं? एरर्स एंड ओमिशन, ठीक है, भूल चूक को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में एरर एंड ओमिशन। तो ये भूल चूक मैंने आपके लिए इसीलिए इंग्लिश में लिख दिया था। और विदेशी मुद्रा भंडार, तो ये 4 प्रमुख घटक होते हैं भुगतान संतुलन के। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय गौरव दिवस किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया कहाँ? भोपाल में। केसर हिंद तितली को किस राज्य की तितली घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 113 देशों में क्या रहा? 71वां रहा। फीफा 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कतर, दोहा में किया जाएगा। वर्ष 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको, तीनों देश मिलकर करेंगे। वर्ष 2021 में 116 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो 2021 में 101वां स्थान रहा, जबकि 2020 में हम 94 पोजीशन पर थे। ओके, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब 101वां सदस्य कौन बन गया? USA। पहला मेंबर कौन था? डेनमार्क था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो 139 कंट्रीज में भारत की रैंक रही है 79। क्या रही है? 79। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 30 देशों में भारत का स्थान क्या रहा?
तो राइट आंसर होगा 18वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां रहा है। भारत और किस देश की सेना के बीच मैत्री अभ्यास किया जाता है? भारत और थाईलैंड। सिम्बेक्स और बोल्ड क्रूज क्षेत्र दोनों अभ्यास किस देश के साथ भारत करता है? सिंगापुर के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। ये आईसीसी ने अपना कैलेंडर जारी किया, उसी के अनुसार। आईसीसी के अनुसार 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा कहाँ? भारत और श्रीलंका में। वर्ष 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कौन करेगा? भारत करेगा। वर्ष 2031 के वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा कहाँ? भारत और बांग्लादेश में। सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक के प्रयास से 1960 में ये पास हुई थी। किन दो देशों के मध्य में? भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। और अभी जो एसएससी का पेपर चल रहा है उसमें पूछा गया है, जनरली बच्चे झेलम नदी लगा कर आ रहे हैं, याद रखिएगा चेनाब है। नेक्स्ट है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना पाकिस्तान में की गई थी, मतलब पुनः निर्माण किसने किया था इसका? तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर की स्थापना की गई थी 26 नवंबर 2018 को स्थापना की गई थी। पूर्वी पाकिस्तान के किस देश का पुराना नाम है? किसका है? बांग्लादेश का पुराना नाम है क्या? पूर्वी पाकिस्तान। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस भारत और किस देश के मध्य चलाई जाने वाली ट्रेन है? तो राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? 180 में 142वीं रही। टॉप पर रहा था नॉर्वे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन या प्रमुख कौन है? तो सीके प्रकाश हैं। कौन है? सीके प्रकाश। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यूनेस्को का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। और यूनेस्को द्वारा भारत में संरक्षित कुल कितनी साइट्स हैं? तो ये 40 है। ये भी एसएससी में क्वेश्चन आ गया है। धोलावीरा 39वीं साइट थी, गुजरात में है जो धोलावीरा। और रामप्पा टेम्पल 40वीं साइट थी जो कहाँ है? तेलंगाना में है। कब शामिल हुए? 2021 में। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हाल ही में कौन सा शहर जोड़ा गया? श्रीनगर। टोटल शहर कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। यूनेस्को में सर्वाधिक किस देश की साइट्स आती हैं? तो चीन और इटली दोनों की बराबर आती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वोकेशनल सेंटर स्थित है कहाँ? मसूरी में। सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। पंचमूली झील में किसकी प्रतिमा स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थित है। देश में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फेडरल कोड बना था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में बनके तैयार हुआ था। सी प्लेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो नर्मदा नदी में हुई, केवड़िया गुजरात में। कहाँ से लाए गए थे यहाँ पर सी प्लेन? मालदीव से। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये है माउंट विंसेंट मैसेफ। माउंट विंसेंट मैसेफ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेफ पर सबसे पहले कौन चढ़ा? निकोलस क्लिंच। निकोलस क्लिंच। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।